Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही अगला पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ स्टॉप कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था, उसको लिख लिया गया है। अब ये आपके सामने डिस्कस करना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग वाला टॉपिक दरमियान में एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्निंग, तो सबसे पहले मैं ये सारा टॉपिक इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है, फिर लर्निंग को हम डिस्कस करेंगे। तो इंस्टिंक्ट बेसिकली उन बिहेवियर्स को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म को पैदाइशी तौर पे दिए जाते हैं, उन रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है जो पैदाइशी तौर पे एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में लेके आता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? एन एनिमल इनहेरिट सर्टन रिस्पॉन्सेस, कि अक्सर एनिमल्स को कुछ रिस्पॉन्सेस उनके वालिदैन की तरफ से आते हैं। किसकी शक्ल में आते हैं? जीन्स की शक्ल में आते हैं। इनहेरिट का मतलब वालिदैन से बच्चों में आना। विच इक्विप देम, जैसे मैंने कहा था कि इक्विप का मतलब है देना। तो इन रिस्पॉन्सेस की वजह से एनिमल क्या करता है? जब भी उसके सामने पार्टिकुलर स्टिमुलस आती है वो उसको एक रिस्पॉन्ड करता है, और इसी वजह से वो इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक जो बच्चा पैदा होता है, अब ये नहीं कि वो ब्लैंक इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, खाली इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, बल्कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आता है जहाँ हज़ारों फैक्टर फ़ौरन ही उसकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, सपोज मैं कहता हूँ गर्मी का अगर आ जाए, तो अगर इसकी बॉडी इस गर्मी को रिस्पॉन्ड ना करे तो हो सकता है इसकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए। तो फ़ौरन ही स्वेटिंग शुरू हो जाती है, जो मतलब क्या है इसका कि जो उसको इस गर्मी से बचाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस की वजह से वो इस काबिल हो गया है कि गर्मी वाले इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सके। तो इसी तरह हज़ारों किस्म के बिहेवियर्स ऐसे हैं वो फ़ौरन ही उस ऑर्गेनिज़म को इस काबिल बनाते हैं जो ही वो दुनिया में आया कि वो इन्वायरमेंटल डिफरेंट फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल डिफरेंट चेंजेस को, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को एक ऐसे अंदाज में रिस्पॉन्ड करेगा जिससे इन्वायरमेंट उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, इससे वो ज़िंदा रहेगा। जी, इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म क्या है? व्हाट इज़, नाम से जाहिर है ऐसा मैकेनिज़्म जो इन्नेट बिहेवियर को बाहर निकालेगा, इन्नेट बिहेवियर को बाहर निकाले। अब इन्नेट बिहेवियर की एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की है कि 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि इनकी बैली हो जाती है रेड। जब ये किस कंडीशन में होते हैं? ब्रीडिंग कंडीशन में होते हैं, तो इनकी बैली क्या हो जाती है? रेड। अब इस रेड बैली को देख के जो इलाके की मछलियां हैं इनको आता है गुस्सा। सपोज मैं कहता हूँ गुस्सा आ रहा है। अब चाहे वो ये मछली अभी क्यों ना बनी हो, इसके अंदर भी सलाहियत होती है, जब भी वो रेड बैली को देखेगा तो उसमें कुछ गुस्सा आएगा। मेल, ये दोनों मेल्स हैं। अब सवाल ये है कि इसका गुस्सा बाहर आया कैसे है? ये गुस्सा बाहर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम फिट है जिसने इस रेड बैली को रिकॉग्नाइज किया। रेड बैली इसकी क्या है? साइन स्टिमुलस है। अंदर कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, उस मैकेनिज्म ने गुस्से को बाहर निकाला। बात समझ में आ रही कि गुस्सा बाहर कब निकलेगा? पहले रेड बैली को देखा जाएगा, जो ही रेड बैली पर नज़र पड़ी फ़ौरन ही अंदर कोई मैकेनिज़्म एक्टिवेट हुआ, उस एक्टिवेशन से गुस्सा बाहर निकला। तो ये जो मैकेनिज़्म है जिसने इस गुस्से को बाहर निकाला है, आफ्टर द रिकग्नाइजेशन, साइन स्टिमुलाई को पहचानने के बाद, ये इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म है। ठीक, अब आ जाते हैं कि ये भी पैदाइशी, ये मैकेनिज़्म ये नहीं कि जब मेल मछली बड़ी होगी फिर ये मैकेनिज़्म डेवलप होगा, बल्कि जो ही मेल मछली बनती है उसके सामने रेड बैली आता है, तो रेड बैली को देखना और उसको पहचानना ये उनका एक इन्नेट बिहेवियर है।
फिर उसके बाद उस मैकेनिज्म का एक्टिवेट होना, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी में जीन्स ने ऑलरेडी वो मैकेनिज्म बना दिया है। तो आप ये समझ लीजिए जो IRM है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ये भी इनेट ही है। 3 चीज़ें अब इनेट हो गई। साइंस स्टिमुलस का रिकॉग्नाइज करना इनेट है, मैकेनिज्म का मौजूद होना इनेट है, रिस्पॉन्स का जनरेट होना ये भी इनेट बिहेवियर है। तो आप ये समझ लें कि ये 3 चीज़ें ऑर्गेनिज्म में इनेट हैं। बाहर से अगर देखें तो 2 चीज़ें हैं कि स्टिमुलस आई, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो स्टिमुलस का रिकॉग्नाइज करना और रिस्पॉन्स को जनरेट करना ये दोनों इनेट है। लेकिन उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करके उस रिस्पॉन्स को जनरेट करना ये अंदर से ये भी खुद इनेट है। तो आप ये समझ लें कि एक सिलेक्टिव रिस्पॉन्स से क्या मुराद है, जब भी पार्टिकुलर जैसे रेड बैली में हमेशा रिस्पॉन्स कौन सा सिलेक्ट किया गया, गुस्सा आना, एग्रेशन का रिस्पॉन्स सिलेक्ट किया गया है 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश में। तो जब भी जितने भी इस स्पीशी के मेंबर हैं उनके सामने जब भी रेड बैली की स्टिमुलाई आएगी तो इसका सिलेक्टिव रिस्पॉन्स हमेशा क्या होगा, एग्रेसिव। तो हर इनेट बिहेवियर की एक पार्टिकुलर स्टिमुलस है और उस पार्टिकुलर साइंस स्टिमुलाई की एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स है। सजेस्ट दैट, अगर हम इस बात पे थोड़ा सा और करें, दैट देयर मस्ट बी सम बिल्ट इन मैकेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स उसी वक्त जनरेट होगा जब तक वो मैकेनिज्म स्टिमुलेट बाय विच साइंस स्टिमुलाई, और वो मैकेनिज्म क्या करेगा कि साइंस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा। सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज IRM। तो इस मैकेनिज्म को IRM कहते हैं, यानी ये वो बिहेवियर है, ये वो मैकेनिज्म है जो साइंस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके उसके रिस्पॉन्स को बना के बॉडी से बाहर निकालता है। इसको हम कहते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सबसे अहम बात जो इसमें जो मैंने अभी डिस्कस की है कि मैकेनिज्म इज इनविसेज। जब मैकेनिज्म को के बारे में हम गौर व फिक्र करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये भी इनेट है। यानी आप कह सकते हैं साइंस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करना ये भी इनेट है, IRM भी इनेट है और इसका रिस्पॉन्स भी क्या है, इनेट है। तो साइंस स्टिमुलाई रिकॉग्नाइजेशन और उसका सिलेक्टिव रिस्पॉन्स आर इनबॉर्न, ये पैदाइशी तौर पे ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं। एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक, और ये स्पीशी की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मैंने कहा कि रेड वैली को देख के बाकी मेल्स जो इलाके की मेल है, जिनको टेरिटोरियल मेल कहते हैं, उनमें गुस्से का आना, ये आप कह सकते हैं इनका इनेट बिहेवियर है और ये उसकी साइंस स्टिमुलाई है। तो सारा कुछ ये इनेट चल रहा है। बस इन शॉर्ट आपने IRM भी इनेट है, साइंस स्टिमुलाई भी इनेट है, रिस्पॉन्स भी इनेट है। तो ये सारी चीज़ें इनेट हैं और इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी है। अच्छा, इंस्टिंक्ट बिहेवियर उन ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी पेरेंट्स उनकी केयर नहीं करते। जैसे एक चूज़ा है, अब अंडे से चूज़ा बाहर आया। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे अंडे ऐसे हैं जिनसे चूज़े बाहर मशीन में आते हैं। अगर सिर्फ वालिदैन ने ही बच्चों को सिखाना होता तो ये वैसे भूख से मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा करम किया है इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इनको सारा कुछ सिखा के भेज दिया। इनके वालिदैन हो ना हो इनको कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि ये पहले से वालिदैन ज़्यादातर हमें सीखने में मदद करते हैं। एक चीज़ जो हमने पहले सीखी हुई है तो उसमें वालिदैन का कोई रोल नहीं होगा। जैसे मैंने फिर एग्जांपल दूंगा कि जैसे गर्मी की वजह से इंसान को पसीना आता है। कभी आपने देखा है किसी वालिदैन ने सिखाया हो कि बेटा गर्मी पड़ रही है तो अब पसीने को बाहर निकालना चाहिए? नहीं सिखाया हो, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और दूसरा, जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो। शॉर्ट लाइफ स्पैन से क्या मुराद है कि हमेशा आपने याद रखना, जैसे इंसान की उम्र 60-70 साल होती है। अब अगर वो 10-15 साल पहले सीखता रहे, फिर अपने नॉलेज को अगले 10-15 साल 30-35 साल जितनी भी उसकी ज़िंदगी है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो आते ही सिर्फ 20 मिनट के लिए, जैसे बैक्टीरिया है, वो ऑर्गेनिज्म जो आते ही 90 मिनट के लिए, जैसे यीस्ट है, वो ऑर्गेनिज्म जो आते ही 3-4 दिन के लिए, जैसे काफ़ी सारे मॉस्किटोज़ की टाइप, अब वो बेचारे 3 दिन में क्या सीखें। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको
हर चीज़ जीन्स के ज़रिए से सिखा दी है, वो आते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद दुनिया से चले जाते हैं। तो जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो चूँकि उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उनको इस वजह से उनको पहले से ही सारा कुछ सिखा के भेजा जाता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है एमोफिला एड्रियांसी, जिसको हम कहते हैं डिगर वेस्प। ये एक मक्खी है जो आम तौर पे ज़मीन को खोद के वहाँ घोंसला बनाती है। उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं? सबसे पहले ये अपना घोंसला तैयार करती है, प्रिपेयर द नेस्ट। उसके बाद उस घोंसले में अंडे देती है, लेज द एग। उसके बाद कैचेज द कैटरपिलर। कैटरपिलर होते हैं, आप कह सकते हैं लार्वा ऑफ इंसेक्ट को कह सकते हैं, लार्वा ऑफ इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से होते हैं। ये उनको पकड़ती है और उनको अंडों के ऊपर रखती है और उसके बाद घोंसला बंद कर देती है। उसके बाद ये खुद मर जाती है, ये खुद मर जाती है। जो लार्वा है वो अंडे से बाहर निकलते हैं, हैचिस, और फीड ऑन कैटरपिलर। और जो कैटरपिलर जो उनकी वालदा ने मरने से पहले उनके लिए पकड़ के रखे थे अंडों के ऊपर, उनसे वो खुराक हासिल करते हैं। ग्रोस टू द डिगर वेस्प, और फिर उससे नई मक्खी। अब नई मक्खी भी यही प्रोसेस रिपीट करेगी, नई मक्खी भी इस प्रोसेस को रिपीट करेगी कि वो पहले नेस्ट को तैयार करेगी, उसमें अंडे देगी, कैटरपिलर को पकड़ेगी, नेस्ट को क्लोज करेगी और उसके बाद खुद मर जाएगी। बच्चे निकलेंगे अंडों से, कैटरपिलर से खुराक लेंगे, बड़ी मक्खी बनेंगे और मर जाएंगे। अब यहाँ 3-4 चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो सारा काम है इसको जेनेटिकली सिखा दिया, उसने ये काम करना ही करना है। और एमोफिलिया एड्रियांसी के सारे मेंबर ही ये काम करते हैं, सारे मेंबर ही, सारे स्पीशीज के मेंबर ये काम करते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये सारी उसकी इंस्टिंक्ट सिखाती है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अब जो ही अंडे से लार्वा निकलता है और वो कैटरपिलर से खुराक लेता है, अब उस लार्वा को किसने बताया कि कैटरपिलर उसकी खुराक है, कैटरपिलर उसकी, तो ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि उसने जो ही कैटरपिलर पे उसकी नज़र पड़ेगी, इसको हम कहते हैं परसेप्शन, कि जो ही कैटरपिलर को वो देखेगा फ़ौरन ही उसकी तरफ भागेगा, उससे खुराक लेगा, उससे क्या लेगा। और तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये उसकी इंस्टिंक्ट परफॉर्म करवा रही है, ये इंस्टिंक्ट। तो आप ये समझ लें कि कैटरपिलर में भी साइंस स्टिमुलस, और लार्वा का उसको भाग के पकड़ना ये उनका इनेट बिहेवियर है। तो ये सारा काम एमोफिलिया एड्रियांसी का इनेट बिहेवियर करता है। अब लर्निंग क्या है बेसिकली? अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग इंसान हमें या कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में अपने तजर्बात से सीखता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस इन लाइफ, वंस एक्सपीरियंस लाइफ, कि जो उसको तजर्बा होता है वो उस चीज़ से सीखता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई मिठाई आई, किसी बेकरी की मिठाई आई सपोज, आपने उसको चखा और चखने के बाद आपको मिठाई वो मज़ेदार लगी। अच्छा, अगली दफ़ा जब वही मिठाई आपके सामने आएगी तो आपके चेहरे से एक स्माइल पास होगी कि यही मज़ेदार चीज़ आ गई। तो ये जो आपकी स्माइल का निकलना है मिठाई को देखे, ये आपने लर्न किया है पिछले तजुर्बे से। अगर सपोज आपको पिछला एक्सपीरियंस ना होता तो हो सकता है आपको वो स्माइल ना आती, या मे भी पॉसिबल है वो मिठाई एक बेकरी की आई, आपने उसको खाया, आपको बहुत बुरी लगी, अगली दफ़ा जब उसी बेकरी की मिठाई आपको गुस्सा आएगा। तो ये जो मुस्कुराना है या गुस्से का नहीं, ये आपने लर्न किया अपने पिछले तजर्बे से। तो अगर तजर्बात की बुनियाद पे कोई चीज़, कोई बिहेवियर बने, उसका लर्निंग बिहेवियर। लेकिन हमेशा जैसे पुराना एक्सपीरियंस अगर आपको याद रहा तो फिर अगला रिस्पॉन्स जनरेट होगा, लेकिन अगर आपको याद ही नहीं रहा तो फिर वो जो स्माइल आने का प्रोसेस है वो हो सकता है ना हो, वो गुस्से आने का प्रोसेस वो हो सकता है ना हो। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मेमोरी ही नहीं बनती, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इतना लोअर लेवल का होता है कि वो चीज़ों को स्टोर ही नहीं कर पाता। तो लर्निंग हमेशा उस वक्त होती है जब वो कोई पार्ट मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हायर लेवल, हायर नर्वस सिस्टम होगा, हायर लेवल की मेमोरी होगी, हायर लेवल की लर्निंग होगी। तो लर्निंग करने के लिए ज़रूरी ये है कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट और एवोल्यूशन बहुत अच्छे अंदाज में हो। सो हायर एनिमल्स हैव हायर लेवल ऑफ लर्निंग, हैव हायर
लेवल ऑफ लर्निंग। और लोअर एनिमल चूंकि उनका बिकॉज ऑफ पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, तो वो चीज़ों को लर्न ही नहीं करते। तो जब चीज़ों को वो लर्न ही नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा वो स्टिमुलस आए तो वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आपने एक बकरी के बच्चे को ज़बरदस्ती गोश्त खिला दी, अब ये इंफॉर्मेशन उसके माइंड में कभी बैठ ही नहीं सकती। अगली दफ़ा अगर गोश्त आ गया तो ये नहीं है कि वो खुश होगा या गुस्सा होगा, उसको याद ही नहीं रहेगी चीज़, वो गोश्त को कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो जितने भी एनिमल लो होते चले जाएंगे, उनके अंदर नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कम होती चली जाएगी, तो उनके अंदर लर्निंग का बिहेवियर भी स्लो होता चला जाएगा। इवन जो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्जीज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं, ये जस्ट लाइक ए प्लांट काम कर रहे होते हैं। प्लांट में लर्निंग क्यों नहीं होती? क्योंकि प्लांट में नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। और हमेशा उन ऑर्गेनिज्म के अंदर लर्निंग होगी जिनमें मेमोरी स्टोरेज है, जिनमें यादाश्त बनती है, वो लर्न करते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म लर्निंग, अच्छा जिनमें मेमोरी लर्निंग नहीं है तो उनके हमेशा जितने भी बिहेवियर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इन्नेट होते हैं। इस वजह से ये बात लिखी, इवन इन सम केसेस के बाज़ केसेस में ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा दिमाग ही नहीं होता, ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा नर्वस सिस्टम ही नहीं होता जो चीज़ों को याद रख सके, तो वो फिर अपने उन बिहेवियर पे भरोसा करते हैं जो उनको नेचर ने दिया है। तो यानी आप कह सकते हैं दे डू नॉट हैव एबिलिटी, उनके पास ये सलाहियत नहीं है टू मॉडिफाई देयर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, कि वो अपने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। तो नेचर ने जो कुछ उनको दिया है बस उसी पे वो खुश है। इंसान की तरह नहीं है, जो नेचर ने दिया है वो भी लेता है और जो नहीं दिया उसको भी हासिल करने की कोशिश करता है। तो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू मॉडिफाई देयर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी और बिहेवियर को बना सकें। तो लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? ये नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन था इंस्टिंक्ट और लर्निंग। तो अगले लेक्चर में हम बाकायदा लर्निंग बिहेवियर और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.